नमस्कार दोस्तों, कोरार के केयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम भाषा विज्ञान के 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में हमारे वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की संस्कृत नहीं है। पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, यही क्रम है और ये तीनों मध्यकालीन आर्य भाषा की है। संस्कृत कौन सी आर्य भाषा की है? वो प्राचीन आर्य भाषा की है। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? तो अपभ्रंश भाषा का काल जो है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य। अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? 500 से 1000 ईस्वी के मध्य है। फिर उसके बाद आपका आता है अब पांचवा क्वेश्चन होता है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो डिंगल जो है वो अपभ्रंश के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक है? तो अपभ्रंश कौन सी भाषा है? वियोगात्मक है। फिर हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पे हिंदी भाषा का प्रारंभ जो है मोटे तौर से 1000 ईस्वी में मानी जाती है, लेकिन विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, तो इस पे हम बहुत ही सटीक कोई उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन मोटे तौर पे वो 1000 ईस्वी से आधुनिक हिंदी का प्रारंभ माना जाता है। फिर आपका आगे का है सवाल, संस्कृत भाषा में शब्दों के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो वो कितने हैं? 24 हैं। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो वो है 2 रूप बनते हैं। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। फिर अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो वो है भविष्यंत कहा। फिर हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसको मानते हैं? तो वो सरापा को मानते हैं। फिर ये पूछा गया हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन जी के मत अनुसार, तो वो है सरापा। फिर आगे आ जाइए, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की? तो शब्दानुशासन नामक प्राचीन कौन सा ग्रंथ? व्याकरण ग्रंथ। किसने किया? हेमचंद ने। इसको ध्यान थोड़ा दीजिएगा, शब्दानुशासन क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, इसकी रचना हेमचंद जी ने किया। फिर पाहुड़ दोहा किसकी कृत है? तो पाहुड़ दोहा आपकी किसकी है? राम सिंह की है। देखिए जो रचना है, तो रचना जब आप याद करिएगा तो एक थोड़ा विशेष निवेदन है कि उसके विषय में ज़रूर कुछ ना कुछ याद कर लीजिएगा कि उसका क्या है, कैसे है, विषय उसका क्या है, इसका ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। फिर आता है आपका कि निम्नलिखित इसमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो किसकी गणना? सरापा की गणना 84 सिद्धों में होती है। इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? तो देवसेन जो है वो सिद्ध नहीं है। इसमें अवधी भाषा की प्राचीनतम कृत कौन सी है? तो चंदायन क्या है? अवधी भाषा की प्राचीनतम कृत है। हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? तो हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो वो विनय पत्रिका अवधी भाषा की नहीं है, ब्रज की है। तुलसीदास की कृत कौन सी नहीं है? वो अनुराग वार्षिक। नाच कीर्तोपाख्यान के जो रचयिता हैं वो सदल मिश्र हैं। फिर उसके बाद में आपका है कि राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में है? तो 84 वैष्णव की वार्ता आपका ब्रज भाषा में है। फिर आगे आता है, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो वो संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। हिंदी भाषा की बोलने वालों की अनुमानित संख्या जो है 40 करोड़ से अधिक है। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की जब बात आती है तो कौन सी बोली नहीं है? तो इसको आप देख सकते हैं, मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। फिर अवधी किसके अंतर्गत आती है? अवधी आपकी आएगी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। निम्नलिखित से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? वो है मारवाड़ी। ये किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। लखनऊ बाराबंकी किस बोली का क्षेत्र है? तो वो अवधी बोली का हमारा क्षेत्र है। फिर बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? बाघेली बोली का केंद्र रीवा माना जाता है। निम्नलिखित ब्रज भाषा किस नगर में नहीं बोली जाती? तो वो इटावा में नहीं बोली जाती है। फिर आपका आ गया, इंदौर उज्जैन की बोली को किस नाम से जाना जाता है? तो उज्जैन की बोली को मालवी नाम से जाना जाता है। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली कुमायूनी है। फिर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंदर कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं? तो 8 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उसमें जो है
पहला है खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर, ये सही है। दूसरा है कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा, ये भी सही है। ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली, यही आपका गलत है। मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन, ये भी आपका सही है। जो बोलियों का क्षेत्र है उससे कई सवाल पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा कि कौन सी बोली का क्षेत्र कहाँ है और क्या क्या बोलियाँ। तो मुख्य रूप से जो प्रमुख बोलियाँ हैं उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इस बोली का क्षेत्र यहाँ है, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसको आप मैप में डायग्राम अच्छे से बना के अगर तैयार करेंगे तो ये आपको भूलेगा नहीं, और इसको आपको तैयार कराया जाएगा हमारे चैनल पे। बस आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा हमारा भी उत्साह बनाए रखिए, ताकि आपको वो ना हो कोई, हम आपको आगे कराएंगे। फिर आपका आगे आता है इनमें से असत्य कथन छांटिए। तो असत्य कथन जो है वो विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, ये गलत है। फिर आता है निम्न से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो गाजियाबाद है। मानक हिंदी का मूल आधार क्या है, तो मानक हिंदी का मूल आधार हमारी खड़ी बोली है। निम्नलिखित में से असत्य युग्म जो है वो छांटिए, वो है केशवदास खड़ी बोली के कवि नहीं है। फिर आता है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, तो वो है ब्राह्मी लिपि से। फिर देवनागरी लिपि में कुल कितने देवनागरी लिपि में कितने वो हैं, तो वो है 52 वर्ण हैं। देवनागरी लिपि में 52 वर्ण हैं हमारे, ये जाने रहिएगा। लिप वाला आप अच्छे से तैयार करिएगा, वो चाहे टीजीटी हुआ या पीजीटी हुआ या नेट जेआरएफ या हायर एजुकेशन में, ये हर जगह इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे आता है हमारा कि अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है, तो वो हमारी वर्णात्मक लिपि है। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुसार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। उत्तर प्रदेश में 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ। उसके बाद देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था, तो वो काका कालेकर ने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और काका ये सुझाव जब अमल में लाया गया तो हमारा जो बहुत विशाल वर्णमाला था उसमें काफ़ी कुछ अच्छा हुआ, काफ़ी कुछ सुधार किया गया। उसमें कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है, तो वो है देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। ये चारों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये जो हमको लगता है कि सबसे अधिक उपयुक्त है, वो यही है। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया, तो वो 1953 में किया गया। कब किया गया, 1953 में। निम्नलिखित कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है, तो वो हमारे क्या है, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन ध्वन्यात्मक वाला नहीं, उच्चारण और लेखनी में एक रूपता है, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है, अनुच्चारित ध्वनियों का अभाव। हमारे यहाँ जो लिखा जाता है देवनागरी लिपि वही बोला जाता है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। जबकि आप अभी अंग्रेजी में देखें या और कई लिपियाँ ऐसी हैं कि उसमें आप देखेंगे तो बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है, कन्फ्यूजन बना रहता है। अब यही इसी के साथ धन्यवाद। एक बार आप लोगों से पुनः आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा उत्साह बने। और इसके बाद हिंदी में आपका भाषा विज्ञान के अंतर्गत आपका 6 टेस्ट पेपर रहेगा। ये आज पहला 50 है, आगे से जो रहेगा वो आपको उपलब्ध होगा। दूसरा भाग आप शीघ्र हम आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।